तो इसके डायग्राम को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक तो होता है वाटर का सोर्स, एक हमारे पास होएगा वाटर का सोर्स यानी कि पानी का सोर्स, वहां से जो पानी है वो फ्लो होके आएगा और फील्ड कंट्रोल वॉल्व तक पहुंच जाएगा। अब फील्ड कंट्रोल वॉल्व से जब वो पानी है वो हमारी फील्ड की तरफ, हमारी फसल की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या काम आएगी, हमारी जो मेन लाइन है वो वहां पे काम आएगी। मेन लाइन से होते हुए जो पानी है, हमारी जो लेटरल लाइंस है, मतलब जो दूसरी लाइंस है, जो दूसरी पाइप है, जहां से जो पानी है मेन फील्ड तक पहुंच रहा है, उसके बाद जो पानी है कहाँ तक जाएगा, हमारे राइजर की तरफ। वो भाग जो हमारे पानी को एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक नियमित रूप से एक ऊंचाई प्रोवाइड करता है, ताकि जो पानी है प्रेशर के साथ नीचे गिरे। और उसके बाद हमारा जो आता है स्प्रिंकलर हेड, हेड के बाद क्या आएगा, हेड के बाद हमारा जो एमिटर्स हैं, जो हमारी नोजल्स हैं, वहां से जो पानी है निकल के आता है और नीचे गिरेगा किसकी फॉर्म में, आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में नीचे गिरेगा। तो ये पूरा जो है हमारा फ्लो रहता है, पूरा लेआउट रहता है हमारा जो स्प्रिंकलर, जो सिंचाई का माध्यम है उसके लिए। अब जो हम पाइपिंग यूनिट की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारी पाइप्स हैं उनमें दो तरह के पंप लगे होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है टरबाइन पंप। पंप यूनिट स्रोत से जब पानी लेती है और पाइप सिस्टम में जो पानी पहुंचता है उसकी डिलीवरी के लिए पर्याप्त दबाव चाहिए, एक प्रेशर चाहिए, और प्रेशर जनरेट करने के लिए नियमित रूप से हमारे पास दो तरह के जो पंप है वो होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा हमारे पास होता है टरबाइन पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप सिंचाई करने का वो माध्यम है जब पंप इनलेट से जो पानी की जो दूरी है, पंप से जो पानी की दूरी है वो 8 मीटर से भी कम होती है, यानी कि उसके बीच में जो दूरी है बहुत कम है, तो वहां पे हम कौन सा पंप लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन टरबाइन पंप का काम क्या होता है, जब जो हमारी दूरी है वो 8 मीटर से भी अधिक होती है, किसके बीच में, जो हमारी पंप की इनलेट है और जो हमारी पानी की पाइपलाइन है, जो लास्ट सतह है, उसके बीच में जो दूरी है अगर 8 मीटर से भी वह अधिक होती है, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में जो पानी है उसको सप्लाई करने के लिए हमें प्रेशर चाहिए, और वो प्रेशर जनरेट करने के लिए हम कौन सा पंप लगाएंगे, टरबाइन पंप का हम जो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो मेजर इसके भाग रहते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो होता है हमारे पास मेन लाइन, स्तोत्र से पानी लेके आने का जो काम है हमारी मेन लाइन, मेन पाइप का होता है। उसके बाद सब मेन लाइंस होती हैं जहां से जो पानी है फील्ड कंट्रोल वॉल्व के द्वारा होते हुए जो लेटरल लाइंस है वहां तक पहुंचती है, और फाइनली हमारी फसल तक जो पानी है हमारी मृदा तक पहुंच जाता है। पाइप का जो मटेरियल है वो कैसा होता है, पोर्टेबल भी हो सकता है, सेमी पोर्टेबल भी हो सकता है, और फिक्स्ड भी हो सकता है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, आमतौर पर जो एल्युमिनियम या पीवीसी की जो पाइप का उपयोग करते हैं वो मोस्टली पोर्टेबल होता है, मतलब उसे शिफ्ट किया जा सकता है। सेंट्रल पिवट लेटरल पाइप भी होते हैं जो स्टील के पाइप होते हैं, और ब्रीड लाइंस के पाइप भी होते हैं, आमतौर जो सीमेंट से बने हुए हैं वो क्या होंगे, नॉन पोर्टेबल, यानी कि एक ऐसे कंक्रीट मटेरियल से बने हुए हैं जिन्हें फर्दर पोर्ट करना यानी कि पोर्टेबल नहीं है, उन्हें फर्दर हम वहां से नहीं निकाल पाएंगे, अलग जगह पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स्ड होते हैं। प्रमुख जो गुण है, जोड़ पर रिसाव ना हो, सरल जोड़ने और अलग करने में आसान हो, हल्का हो, गैर संरक्षण और टिकाऊ हो। मतलब जो पाइप हो सिस्टम है वो हमें ऐसे सिलेक्ट करना है जिसे हम पोर्टेबल भी हो, मतलब जिसे निकालना आसान हो, लगाना आसान हो, जोड़ना आसान हो, और लाइट वेट यानी कि हल्का हो। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जो हमारा जो मेन लाइन है, जो हमारी सब लाइन है, उसमें भी फर्दर जो हमारा पाइप का सिस्टम है वो भी
तीन तरीके का होता है। एक होता है पोर्टेबल, मतलब पूरा ही निकाला जा सकता है दोबारा से, जिसे फिक्स किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास सेमी पोर्टेबल, यानी कि उसके कुछ भाग जो है फिक्स्ड है, बाकी भाग निकाल के शिफ्ट किए जा सकते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही कंक्रीट मटेरियल से बने हुए होते हैं, जो कि फिक्स्ड हैं, जिन्हें हम वहां से हिला नहीं पाएंगे। अब हम अगर बाकी जो भाग हैं उनकी बात करें, तो मुख्य जो भाग हमारा रहता है वो रहता है स्प्रिंकलर का हेड, यानी कि वह भाग जहां से पानी निकल के आ रहा है प्रेशर के साथ। यह अपवाह या गहरे रिसाव के कारण अत्यधिक हानि के बिना खेत में समान रूप से पानी वितरित करने में हमारी जो मदद है वो करता है। स्प्रिंकलर हेड का काम क्या है, यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर के साथ जो पानी है वो नीचे मृदा तक पहुंच रहा है। हेड पर जो प्रेशर है वो कितना रहने वाला है, उसकी अगर हम बात करें तो जो दबाव, यानी कि जो दबाव की सीमा है, जो प्रेशर लिमिट है वो कितनी रहती है, 1.5 से लेके 4.0 किलोग्रे पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, इतना जो प्रेशर है वहां पर रहेगा। तो इतने प्रेशर के साथ जब पानी नीचे गिरेगा तो वो कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में नीचे तक आ जाता है। फिक्स्ड हेड स्प्रिंकलर, अब इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो स्प्रिंकलर का जो हेड है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और वो पोर्टेबल भी हो सकता है। अब इसमें और क्या क्या एक्सेसरीज लगी होती हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा डिवाइसेस होती हैं। एक होता है वाटर मीटर, उसका काम क्या होता है, अनुमत पानी की मात्रा को मापने के लिए, यानी कि जो पानी का जो जल का प्रभाव है उसको मापने के लिए एक मीटर लगाया जाता है, वाटर मीटर जिसे बोला जाता है। इसके अलावा फ्लैंज, कपलिंग और निप्पल्स का यूज किया जाता है, जहां से पानी जो है फिल्टर होके नीचे प्रेशर के साथ नीचे गिर रहा है। एक होता है हमारे पास प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का काम क्या है, प्रेशर को बिल्डअप करना, यह जानने के लिए कि क्या स्प्रिंकलर प्रतिभाषित दबाव के साथ काम कर रहे हैं ताकि अनुप्रयोग एक रूपता से हो सके। प्रेशर गेज का काम क्या है कि क्या जो स्प्रिंकलर हेड से जो जल निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है, वो नियमित प्रेशर के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ जो हमारा जो पानी है वो नीचे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। अतिरिक्त क्षमता की अगर हम बात करें, तो अगर हम चाहें तो जो ऐसी घुलनशील रासायनिक उर्वरों का हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जब हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो हमारा स्टोरेज टैंक है उसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स को भी ऐड कर सकते हैं जो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। उसका हमें जो फायदा रहने वाला है कि जल के साथ साथ, मुख्य जल प्रवाह के साथ साथ, जो हमने बीच में मेडिसिन अगर कोई डालनी है, कोई फर्टिलाइजर, कोई केमिकल डालना है, तो उसे भी हम साइड बाय साइड सप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम के जो तरीके हैं वो, मतलब जो स्प्रिंकलर का जो हेड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है रोटेटेबल, यानी कि ये 90 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ये पूरा घूम जाता है, इसे हम बोलेंगे रोटेटेबल टाइप ऑफ स्प्रिंकलर हेड। यहाँ पे एक राइजर पंप लगा हुआ है, राइजर पंप के साथ जो ऊपर से ये नोजल है ये पूरी की पूरी रोटेट हो जाएगी 360 डिग्री तक, यानी कि इसे किसी भी दिशा में हम शिफ्ट कर पाएंगे। पूरा का पूरा जो स्प्रिंकलर का हेड है वो इस तरीके से पूरे 360 डिग्री के एंगल में घूम सकता है। और यहाँ पे जो पानी का प्रेशर रहता है 2 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आवेदन का जो दर है वो 4 से 20 मिलीमीटर पर घंटा रहने वाला है। जो एप्लीकेशन रेट है वो कितना रहेगा, 4 से 20 मिलीमीटर तक ये पहुंचा सकता है प्रति घंटे में। एक होता है छिद्रित पाइप सिस्टम, यानी कि हमारे पास आएगा एक परफोरेटेड पाइप सिस्टम। अब परफोरेटेड पाइप सिस्टम क्या होता है कि जो हमारी पाइप है यहाँ पे छेद लगे हुए हैं, छिद्रित है, और यहाँ से पानी प्रेशर के साथ जो है निकल के आ रहा है। तो पाइप की लंबाई के साथ साथ सीधे नोजल पर अगर छेद हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, छिद्रित पाइप सिस्टम, यानी कि परफोरेटेड पाइप सिस्टम।
और इसका जो आवेदन दर है वो रहेगा 1.25 से लेके 5 सेंटीमीटर क्यूब पर प्रति घंटे की दर पे ये रहने वाला है। पोर्टेबिलिटी द्वारा वर्गीकरण, यानी कि पोर्टेबिलिटी के बेस पे, जैसे कि हमने पहले भी बात की, हमारे पास जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसे 4 मुख्य भाग में हम विवरण कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास पोर्टेबल सिस्टम जिसमें हमारा मेन लाइन, सब मेन लाइन, लेटरल लाइन और एक पोर्टेबल पंपिंग यूनिट लगा होता है। अगर हम सेमी पोर्टेबल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा जल स्रोत है, जो हमारा पंपिंग यूनिट है, उसको छोड़कर बाकी जो सभी जो पार्ट है, जो घटक है, वो पोर्टेबल होते हैं, यानी कि उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। एक होता है सेमी परमानेंट, जिसमें लेटरल लाइनें पोर्टेबल होती हैं, जबकि जो मेन, सब मेन और जल स्रोत है वो फिक्स्ड होता है। परमानेंट सिस्टम, इसमें दबी हुई मेन लाइन, एक दबी हुई सब मेन लाइन और एक स्थिर पाइपिंग यूनिट लगी होती है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक परमानेंट सिस्टम होता है। तो ये जस्ट पोर्टेबिलिटी के बेस पे हमने डिवीजन कर रखी है कि कौन सा सिस्टम पोर्टेबल है, जिसे मतलब शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरे फार्म में लगाया जा सकता है फ्यूचर में। कुछ होते हैं सेमी पोर्टेबल, यानी कि कुछ एक भाग जो है वो फिक्स रहेंगे, बाकी पोर्टेबल है। सेमी पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, सेमी परमानेंट का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ जो हमारी सब लेटरल लाइन है वो सिर्फ हमारी पोर्टेबल होती है, बाकी जो भाग रहेगा वो हमारा परमानेंट रहेगा। इसमें स्प्रिंकलर की से सिंचाई करने के जो हमारे मुख्य लाभ रहते हैं, मतलब जो हमें बेनिफिट्स रहते हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य लाभ क्या रहने वाला है, मिट्टी की चैनलों से रिसाव का जो हानि पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो ये भी हो सकता है कि पानी एक जगह जड़ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो वो जो समस्या है वो इसमें खत्म हो जाती है। भूमि को समतल करने की जो आवश्यकता है वो इसमें नहीं रहती, यानी कि जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसे हम अनइवन लैंड कंडीशंस पे भी यूज कर सकते हैं, या जहां पे कोई भी लेवलिंग नहीं है, ऊंचाई का दर ज्यादा है। खाइयां बनाने के लिए कोई खेती क्षेत्र नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो हमारा सब लेटरल इरिगेशन होते हैं, जो हमारे सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम होते हैं, वहां पे हमें ड्रेंच करना पड़ता है, खाई बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं करना पड़ता। उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ साथ समान रूप से मिलाया जा सकता है, यानी कि जब आप सिंचाई कर रहे हो तो वाटर सोर्स में आप ऐसे जो फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उनको भी आप घोल सकते हो जो कि डिसॉल्वेबल है पानी में। नमक को नीचे बहाता है और जल जमाव या लवणता को रोकता है, यानी कि जो हमारा जो पानी है एक जगह जो इकट्ठा हो जाता है उससे सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है, नमक इकट्ठा हो जाता है रूट की जड़ों के पास, यानी कि प्लांट की जड़ों के पास, वो इससे खत्म हो जाएगी। और इससे क्या होएगा, 70 से 80% जो हमारा जो पानी है उसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि उसकी यूजेज है, वो बढ़ जाती है। हल्की वर्षा और अधिक सिंचाई कवरेज के सक्षम बनाता है। जितने भी हमारे एरिड और सेमी एरिड जोन्स है, जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वर्षा का जो दर है वो इतना नहीं रहता है, तो ऐसे जो एरियाज है जहां पे पानी की पहले ही कमी है, तो वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब उसके बाद, जैसे कि हमें पता है कि हर एक टेक्नोलॉजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ हमें लाभ होते हैं, तो इसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो सीमा है वो क्या है कि तेज हवाएं स्प्रिंकलर पैटर्न को बिगाड़ सकती है, क्योंकि इसमें अनइवन लैंड पे हमने लगा दिया है मेन लाइन, लेकिन अगर विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज है तो वो अपरूट हो सकती है। उच्च तापमान और उच्च हवा का जो वेग है उससे क्या हो सकता है, हानि हो सकती है। अगर हाई टेम्परेचर है वो भी खराब करेगा इस चीज को।
बार बार गहरी सिंचाई करने की जो आवश्यकता वाली फसलें हैं जैसे कि धान है, उनके लिए ये उपयुक्त नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें बार बार पानी लगाना पड़ता है, पानी खड़ा करना पड़ता है, जैसे कि हम चावल की बात करें तो वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कामयाब नहीं हो पाएगा। सिस्टम की प्रारंभिक लागत यानी कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट है, जो आपने इंस्टॉल करना है, वहां पे आपका जो खर्चा है वो अधिक है। केवल गाद रहित पानी का जो उपयोग है वो किया जा सकता है इसमें, मतलब जिस पानी में अगर एफिलेंट से ज्यादा है, जो कि पानी के फिल्टर लाइन को, जो स्प्रिंकलर सिस्टम की फिल्टर है उसको खराब कर सकता है। जो पानी साफ सुथरा है उसको ही हम इसके द्वारा पंप किया जा सकता है। बड़ी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो वाटर है वो प्रेशर के साथ पंप होना है। तो प्रेशर जनरेट करने के लिए हमें क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन पंप्स की जो नीड है वो पड़ती है। इसके लिए जो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जो इसकी इंस्टॉल करने का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपैरेटिव टू जो दूसरी सिंचाई के माध्यम है उनसे अगर हम इन्हें कंपेयर करें। सिस्टम डिजाइन और लेआउट की सामान्य कुछ नियम होते हैं, यानी कि अगर आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करना है तो कुछ एक इसके नियम है कि मेन को पहाड़ी के ऊपर और नीचे बिछाया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारी मेन लाइन है वो जहां से ढलान है, जो जहां से स्लोप है उसी की तरफ लगाते हैं। लेटरल को ढलान के पार बिछाया जाना चाहिए। एकाधिक लेटरल संचालन के लिए लेटरल पाइप का आकार 2 व्यास से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां पे बहुत ही ज्यादा जो ढलान है, जो अनइवन लैंड है, वहां पे जो हमारी सब लेटरल लाइंस है उनका जो नंबर है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बूस्टर पंप पर विचार किया जाना चाहिए जहां खेत के एक छोटे हिस्से को उच्च दबाव की आवश्यकता हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो आपका अनइवन लैंड है, एक बहुत ही ऊंचाई पर है, दूसरा ढलान में है, तो उस केस में आपको प्रेशर जनरेट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा जो प्रेशर का जो सोर्स है, एक पंप है, उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। सिस्टम क्षमता का कैसे हम चयन कर सकते हैं? यदि आवेदन दर मिट्टी की अंतर्ग्रहण दर से अधिक हो जाती है। आवेदन दर का मतलब क्या है? अगर पानी का जो वाटर एप्लीकेशन रेट है वो हमारी मिट्टी की अंतर्गत दर यानी कि सॉइल का जो इनटेक रेट है, पानी जो हमने अप्लाई किया और सॉइल उसको कितना पकड़ पाती है, कितने पानी को अपने आपस सॉइल में कंज्यूम अप हो जाता है, वो दर हमें चयन करना होता है। तो पानी बह जाएगा और रिस जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक और कम पानी वाले क्षेत्र होंगे। यानी कि अगर आपको 2 चीजों का इसमें ध्यान रखना है, पहले तो पानी का एप्लीकेशन रेट, जिस प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, और जो हमारी मिट्टी है, जैसे कि अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो मिट्टी के टेक्सचर पे भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है वहां पे जो वाटर को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, वाटर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम है, पानी जो है छूट जाएगा क्योंकि ड्रेनेज बहुत ज्यादा है, होल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, हमारी जो क्ले सॉइल है जो पानी को पकड़ के रखती है, तो वहां पे जो पानी का प्रेशर है, जो दर है, वो कम रहेगा। तो मिट्टी की प्रॉपर्टीज यानी कि मृदा की जो कुछ विशेषताएं हैं उस पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा सिस्टम आपको यूज करना है। बढ़ते मौसम के दौरान चरम फसल पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब तापमान बढ़ रहा है और पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो पानी को बचाने की जो जरूरत है उसकी वजह से ऐसी जो तकनीक है उसका यूज होना आवश्यक है, जरूरी है। प्रभावी फसल जड़ की गहराई यानी कि जो आपकी फसल है उसकी रूट की जो डेप्थ है उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको ड्रिप देना है, स्प्रिंकलर देना है, कौन सा आपको सिंचाई का जो माध्यम है उसे उपयोग करना है। मिट्टी की बनावट और अंतर्ग्रह दर यानी कि मिट्टी का जो सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि मिट्टी की जो दर है वो भी डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी सैंडी है तो वहां पे पानी नहीं रुक पाएगा, तो वहां पे पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर क्लेई है तो वो पानी को होल्ड कर पाएगी।
कुओं की पंपिंग क्षमता यानी कि पंपिंग का जो सोर्स है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने प्रेशर के साथ पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी के साथ जो आज हमने पढ़ा है स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, जिसका जो मेन लेआउट है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये इसका पूरा लेआउट रहता है। ये हमारा जल का स्तोत्र है, यहाँ से जो पानी है वो फर्दर फ्लो होता है। ये हमारी मेन लाइन है जो आगे दो रूप से डिवाइड हो जाती है। ये हमारी लेटरल लाइंस होती हैं और यहाँ से लेटरल लाइन से होते हुए या तो ये परफोरेटेड हो सकती है या फिर यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंकलर हेड लगेगा जो कि एक ऊंचाई से एक राइजर से कनेक्टेड होता है, ताकि पानी जो है वो प्रेशर के साथ नीचे कृत्रिम वर्षा के रूप में हमारी मृदा तक पहुंच पाए, हमारी फसल तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जो सिंचाई के जो माध्यम है उनके साथ आपकी डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी टेस्ट सीरीज है, हमारा बैच है, उसमें क्या होएगा, जो आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो कृषि प्रवेशक भर्ती है उसमें चाहे जो भी भाग हैं, जो भाग पहला दूसरा तीसरा उसको भी हम कवर करवाएंगे, प्लस जो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। वो आपको पड़ेगा 999 रुपीज में। ऑफलाइन का जो प्राइस है वो 2999 रहने वाला है। अगर आप संपूर्ण बैच लेते हैं, अगर आप कंप्लीट बैच लेते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट है, इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, पूरे आपके जो स्टडी लेक्चर्स है वो भी कवर हो जाएंगे, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो हमारा जो पूरा बैच है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम इसी तरीके से आपके जो सारे विषय हैं उनको कवर करवाएंगे। अब आपको ये नोटिफिकेशन 1 से 7 जनवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल करना है, अपनी तैयारी की जो शुरुआत है उसको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर पोस्ट पे डेजिग्नेटेड ने। मयंक मुदगिल जो कि आईपीएस हैं, आकृति सेठी जो कि आईएएस हैं और महक स्वामी जो कि आईपीएस हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, आप भी कृषि प्रवेशक भर्ती में आपका इंटरेस्ट है, आपकी फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर है, तो अभी जाके हमारे आपको बैच में एनरोल करना है। अब इस बैच को अगर आप लेते हो तो इसमें आपका जो संपूर्ण जो भाग है, जो पहले दूसरे तीसरे भाग है उसको भी हम कवर करवाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, स्टडी लेक्चर्स मिलेंगे आपको इसमें, प्लस आपको क्या मिलेगा, इसमें जो हम लेक्चर्स हैं उसको कंसेप्चुअली पूरा कवर करवाएंगे, जितने भी विषय हैं इसमें पूरे आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी जाके आपको बैच में एनरोल करना है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है आलोक राज जी ने पहले ही बोल दिया है 1 से 7 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो पेपर है वो आपको मई जून में देखने को मिल जाएगा, इसी साइकिल में ये हो जाएगा, अप्रैल मई का जो पैटर्न रहने वाला है। तो अभी से आपको जो अपनी प्रेपरेशन है उसकी शुरुआत करनी है। अब आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है खरड़ में है, जहां पे आके ऑफलाइन आप लर्निंग कर सकते हो। आपको अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है जो कि है राज RSS भी एग्री। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के जो फायदे हैं आपको क्या रहने वाले, इसमें जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अपलोड करेंगे, प्लस एग्जाम रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स यहीं पे मिल जाएंगे। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, इस पे आप कांटेक्ट करो, आपको बैच के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको बैच ज्वाइन करना है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस